हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एडोटी। एज यू ऑल नो दैट अभी आप लोगों का 5 सितंबर को पैरामेडिकल ABVMU का एग्ज़ाम है। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस शेयर करूंगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक पे बेस्ड हैं एंड ऐसे ही इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अभी जो KGMU का नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। सो ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए वैलिड है, जैसे कि पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, क्योंकि इन सभी में ईजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछते। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है दैट द यूनिट ऑफ वर्क इज़, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वर्क का यूनिट पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए हैं जूल, न्यूटन, वॉट, डाइन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जूल, यानी वर्क और एनर्जी जो होती है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? आपके ऑप्शन है डिस्टेंस, टाइम, लाइट इंटेंसिटी और मास। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, यानी कि डिस्टेंस। लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट होती है। यहाँ पर ईयर को देखकर आप कंफ्यूज मत हो जाना, टाइम की यूनिट मत समझ लेना। लाइट ईयर बोल रहा है तो आपकी ये जो यूनिट होगी वो होगी डिस्टेंस की। ये क्वेश्चन आपसे अभी KGMU BSc नर्सिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था यही क्वेश्चन एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, उसमें ऑप्शन दिए थे, उसमें एक आंसर था आपका डिस्टेंस जो कि करेक्ट आंसर था। इस तरह के क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल या अदर नर्सिंग एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग बहुत ईजी समझ के इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि यहाँ पैरामेडिकल में और नर्सिंग में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं चाहूँ तो इससे हाई लेवल के क्वेश्चन भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन वो आने ही नहीं है या उस तरह का ज़्यादा हाई-फाई नहीं जाते हैं वो लोग। तो आप भी पढ़ के क्या करोगे? जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप उतना ही पढ़ो तो बेटर है। एंड यस, इससे सिमिलर एक और क्वेश्चन होता है लीप ईयर। आपने सुना होगा लीप ईयर, और आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीप ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। तो जो लाइट ईयर होती है वो डिस्टेंस की यूनिट होती है, जबकि जो ये लीप ईयर है वो टाइम की यूनिट है। अब आपसे ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली यही पूछ लिया जाए कि लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीप ईयर किसकी यूनिट होती है, तब फिर आपका आंसर होगा टाइम। तो आप ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस जबकि लीप ईयर इज़ द यूनिट ऑफ टाइम। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर बोल रहा है द एम्पियर यूनिट इज, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ। एम्पियर किसकी यूनिट होती है? ऑप्शन है लाइट इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड। तो आप सबको पता है एम्पियर होती है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट, जो करंट होता है उसकी यूनिट होती है एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्सेक इज द यूनिट ऑफ। पार्सेक किसकी यूनिट होती है? आपके ऑप्शन है डिस्टेंस, टाइम, फ्लैशेज ऑफ लाइट, मैग्नेटिक फोर्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि डिस्टेंस। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। जैसे लाइट ईयर आपकी डिस्टेंस की यूनिट थी, वैसे पार्सेक भी डिस्टेंस की यूनिट होती है। डिस्टेंस की अलग अलग यूनिट होती है, लाइट ईयर, पार्सेक, मीटर, सेंटीमीटर, एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो थोड़ा मिसप्रिंट था। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है क्यूरी इज़ द यूनिट ऑफ। क्यूरी किसकी यूनिट होती है? आपके ऑप्शन है रेडियो एक्टिव प्योरिटी, टेम्परेचर, हीट, एनर्जी। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ए, रेडियो एक्टिव प्योरिटी। जो क्यूरी होता है वो रेडियो एक्टिव की यूनिट होती है। इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन आपके अभी BSc नर्सिंग में पूछा गया था। क्वेश्चन ऐसा था, उसमें बोला गया था न्यूक्लियर साइज, जो न्यूक्लियर साइज होता है उसको किस में मीज़र करते हैं? तो क्वेश्चन था आपका न्यूक्लियर साइज इज़ मीजर्ड इन। कुछ ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक ऑप्शन था फर्मी, जो कि उसका करेक्ट आंसर था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा के थोड़ा सा और ऑप्शन आपके उसमें फर्मी है, तो न्यूक्लियर साइज का ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियर साइज को मीज़र करते हैं फर्मी में, जबकि रेडियो एक्टिव की जो यूनिट होती है वो होती है क्यूरी। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है द यूनिट ऑफ प्रेशर इज। ऑप्शन है पास्कल, डाइन, अर्ग, जूल। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि पास्कल। प्रेशर को हम पास्कल में भी मेज़र करते हैं और 1 पास्कल इज इक्वल्स टू होता है न्यूटन, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर ऑप्शन में पास्कल ना देकर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी दिया होगा तो भी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल भी और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कैंडेला इज़ द यूनिट ऑफ। ऑप्शन है फ्लेम फ्लक्स, लाइट इफेक्ट ऑफ लाइट प्रेशर, लाइट इंटेंसिटी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि कैंडेला इज़ द यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आपने सुना होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला। ठीक,
फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है इन विच यूनिट कैन बी मेजर फूड एनर्जी। फूड एनर्जी को किस में मेज़र करते हो आप लोग? ऑप्शन है कैलोरी, केल्विन, जूल, अर्ग। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए यानी कि कैलोरी। जब भी हम फूड एनर्जी को नापते हैं तो कैलोरी में नापते हैं। आपने सुना होगा कि एक डेयरी मिल्क में हमारे 145 कैलोरी होती है। कभी ये सुना है बोलते हुए कि एक डेयरी मिल्क में 145 जूल होते हैं, मतलब 145 जूल एनर्जी होती है? ये गलत है। हम हमेशा बोलते हैं कैलोरी। फूड की जो एनर्जी होती है उसको हम कैलोरी में नापते हैं और एक डेयरी मिल्क में 145 कैलोरी एनर्जी होती है। फिर इसके बाद आपसे ये क्वेश्चन फिर से रिपीट पूछ लिया है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी मैंने बताया था इसकी यूनिट होती है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इन एसआई सिस्टम इज। पावर की यूनिट क्या होती है? ऑप्शन है वॉट, डायोप्टर, ऑप्टर, मीटर। तो करेक्ट आंसर होगा डायोप्टर। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ यूज टू मेजर डेसिबल्स। डेसिबल्स में हम किसको मेज़र करते हैं, यानी डेसिबल किसकी यूनिट है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन इन ब्लड, शुगर इन यूरिन, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन द एटमॉस्फेयर, पार्टिकल्स इन द एयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन द एटमॉस्फेयर। जो डेसिबल है वो साउंड की यूनिट होती है, इसीलिए जो साउंड की इंटेंसिटी होती है हम डेसिबल में उसको मेज़र करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है द एसआई यूनिट ऑफ यंग्स कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या होती है, जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं या फिर ई से भी, और इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आपने सुना होगा ये फॉर्मूला, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जहाँ पर स्ट्रेस की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जबकि जो स्ट्रेन होता है स्ट्रेन वो होता है यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। स्ट्रेन इज़ द यूनिटलेस एंड डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। ठीक है, तो इसकी जो वाई की भी यूनिट निकल के आएगी वो भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगी। तो आपके जो ऑप्शन है यहाँ पे डाइन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डू नॉट हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। जो भी ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो क्वांटिटीज़ दी हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है? तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है फोर्स एंड प्रेशर, फिर है वर्क एंड एनर्जी, फिर है इम्पल्स एंड मोमेंटम, एंड फिर है लोड एंड फोर्स। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी फोर्स एंड प्रेशर की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो सेम नहीं होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब होता है एम, एल और टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, एम, एल, टी, थीटा, इनके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तब क्यों सेम नहीं है, क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। जो फोर्स का डायमेंशनल यूनिट होता है आपको पता होगा एम एल T-2 होता है, जबकि जो प्रेशर होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML-1 T-2। तो यहाँ पे डिफरेंस तो है ना, यहाँ पे L पॉजिटिव पावर 1 है, यहाँ पे L निगेटिव पावर 1 है। तो ये गलत हुआ ना, मतलब गलत क्वेश्चन के हिसाब से हुआ। हमारा करेक्ट आंसर यही हुआ क्योंकि फोर्स एंड प्रेशर दोनों की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है आपसे द डायमेंशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ हीट कंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ हीट कंडक्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? आपको 4 ऑप्शन दिए, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका डी, दैट इज ML-T-3 θ-1। ओके, यहाँ पे थीटा टेम्परेचर है, इसमें थीटा की जगह आपसे के भी रख सकता है। तो अगर आपका ऑप्शन में यहाँ पे थीटा की जगह K-1 भी होता तो भी करेक्ट होता। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 18 आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आप लोगों को स्केलर वेक्टर तो पता ही होगा। जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है फोर्स, स्पीड, एनर्जी, टेम्परेचर। तो इनमें से पूछ रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्स, बिकॉज फोर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। जबकि जो अदर 3 ऑप्शन है आपकी स्पीड, एनर्जी एंड टेम्परेचर, ये आपकी है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ऊपर वाले क्वेश्चन में वेक्टर क्वांटिटी पूछा था, इसमें से बोल रहा है कौन नहीं है। तो आपके ऑप्शन है मोमेंटम, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, मास। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि मास। मास में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देन फिर क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऑप्शन है एनर्जी, टॉर्क, मोमेंटम, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर क्वेश्चन नंबर
24 आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला एकदम सही है। तो आप इन ऑप्शन को देखिए 1 से 4 तक, और इन ऑप्शन को देख के आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद आ रही होगी। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारी, दैट इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फिर होता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मिलते जुलते हैं। तो हमारा ये 2 इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यहाँ काम नहीं, हमारा काम है यहाँ पे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो अब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लेके। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, पहले हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है a इज इक्वल्स टू यू प्लस वी टी, चांस ही नहीं है, ये गलत ऑप्शन है आपका। फिर आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। ये करेक्ट हो सकता है, करेक्ट हो सकता है क्या, करेक्ट है, यही आपका करेक्ट आंसर भी होगा। अब आप इतना इजी तो है, आप इतना तो समझ ही सकते हो। अब इसको थोड़ा सा इधर उधर घुमाना फिराना है तो वो आप कर लोगे। अगर आप u को इधर लेके आओ तो हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, फिर ये टी यहाँ नीचे जाएगा तो हो जाएगा v माइनस यू बाई टी इज इक्वल्स टू ए, और यही आपका यहाँ लिखा भी हुआ है a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया b। तो अगर आपका b ऑप्शन करेक्ट है तो फिर आप ये देख लो, ये गलत ही ऑप्शन है आपके। ठीक है, इस तरह से आपसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड पूछा था, यहाँ पे अभी जो मैंने सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बताया उससे भी रिलेटेड पूछ सकता था। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लर्न करो करेक्टली, आप अपने आप निकाल लोगे करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 25 आपसे बोल रहा है विच फिजिकल क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड इन द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ मैटर। मतलब कि मोमेंटम एंड वेलोसिटी का जब हम रेशियो निकालेंगे तो हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन होगी। ऑप्शन है आपके वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास एंड फोर्स। तो चलिए निकालते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, मोमेंटम यानी p का फॉर्मूला होता है m इंटू वी, और आपकी वेलोसिटी यानी v होती है। इन दोनों का रेशियो ही निकालना है ना, तो v यानी वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल, तो बचा हमारे पास m यानी कि मास। तो करेक्ट आंसर होगा c, मास हमारे पास ऑब्टेन होगी एज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इन अ सिटिंग पोजीशन। मतलब एक लड़की झूला झूल रही है बैठ के सिटिंग पोजीशन में। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन द गर्ल स्टैंड अप। अगर वही लड़की खड़े होकर झूला झूलने लगेगी तो जो उसका टाइम पीरियड होगा, मतलब झूला तेज़ हो जाएगा या धीमा हो जाएगा। तो ऑप्शन है आपके विल डिक्रीज, विल बी मोर, विल डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द गर्ल, विल रिमेन अनचेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए, दैट इज विल डिक्रीज। अगर वो लड़की पहले बैठ के झूला झूल रही थी और फिर खड़े होकर झूलने लगी तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सडनली अ बॉय कम्स एंड सिट on a rotating round table, what will be the effect on the angular velocity of the table। मतलब कि ये बोल रहा है एक राउंड टेबल है, वो गोल गोल घूम रही है, ठीक है, और कोई लड़का आता है और उसमें यहाँ पर बैठ जाता है आके। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी यानी कि जो सर्कल में जो घूम रही है उसकी जो वेलोसिटी है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं उसको, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी या सेम रहेगी या कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो भी है। तो ऑप्शन है आपके विल डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन सेम, नथिंग कैन बी सेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी विल डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन। अगर जो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसको हम डबल कर दें, 2 गुना कर दें, तो क्या असर होगा। ऑप्शन है मोमेंटम इज डबल्ड, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स, बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट, नन ऑफ दिस। तो अब इसका मोमेंटम से और काइनेटिक एनर्जी से पहले क्या रिलेशन है ये देख लेते हैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल्स टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो यानी जो आप देख सकते हो फॉर्मूला से, जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। मतलब अगर वेलोसिटी डबल होगी तो मोमेंटम भी डबल होगा, वेलोसिटी ट्रिपल होगी मोमेंटम भी ट्रिपल होगा। मतलब जो भी वेलोसिटी पे फ़र्क पड़ेगा वही मोमेंटम पे भी होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है वेलोसिटी डबल होगी तो मोमेंटम भी डबल होगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, मोमेंटम इज डबल बोल रहा है, सही आंसर है। अब बी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। तो काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी में क्या रिलेशन है पहले देख लो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है हाफ mv स्क्वायर, सबको पता है, ईजी फॉर्मूला है, ठीक है। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। यानी कि अगर वेलोसिटी ये बोल रहा है क्वेश्चन में डबल होगी, यानी डबल यानी 2 2 4, स्क्वायर हो जाएगा तो 4, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन में यही बोल भी रहा है काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम, यानी कि इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया फॉर्मूले से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ अ बॉडी बिकॉज। मास एंड वेट में डिफरेंस होता है क्यों? आपके ऑप्शन है मास इज वेरिएबल वाइल वेट रिमेन कांस्टेंट, मास रिमेन कांस्टेंट वाइल वेट इज वेरिएबल, बोथ आर ट्रू, बोथ आर रॉन्ग। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी, मास रिमेन कांस्टेंट वाइल वेट इज़ वेरिएबल। जो एम मास होता है वो कांस्टेंट होता है, जबकि जो वेट होता है वो वेरिएबल होता है, ठीक है, ये याद रखना। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो मैं और भी अभी लेके आऊँगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं चलता तब तक नॉन स्टॉप क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको वीडियो शेयर करती रहूँगी, जिससे कि आपकी एक थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। सो फॉर दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ इससे रिलेटेड आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।